हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यानी लैंड रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इस चैप्टर में हमने पहले डिस्कस किया था एग्रीकल्चर का मीनिंग वगैरह इसके बारे में, फिर हमने उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, ठीक है। देन उसके बाद हमने कुछ आस्पेक्ट कंसिडर किए थे कि जिनकी सहायता से जिनको अगर आप इफेक्टिव तरीके से अप्लाई कर देते हो तो उस केस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकवर्डनेस है उसको आप नीचे लेके आ सकते हो या उसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लैंड रिफॉर्म्स उस समय की जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने जो अपनी तरफ से एफर्ट किया, उनमें एक एफर्ट लैंड रिफॉर्म्स भी आता है जिसका दूसरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इसमें अगर बात करें कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स में इसमें सबसे बड़ा जो रिमूवल था वो था जमींदारी सिस्टम का। अब जमींदारी सिस्टम का मतलब हमने कहा था भाई आपको एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया था जो उस समय की गवर्नमेंट थी उन्होंने, ठीक है, जिसमें मतलब जमींदार को परमानेंट ओनर बना दिया गया था और उसको फ्री हैंड रखा था कि आप अपने जो टेनेंट है उससे आप कितना भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है, हम आपसे एक फिक्स परसेंट लेंगे। तो इससे क्या था, जो एक एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की मैं बात करूँ, इस जमींदारी सिस्टम को खत्म करना था अगर मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। तो जो फर्स्ट पॉइंट था रिमूवल ऑफ अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, उसमें हमने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया ताकि जो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में हो सके, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उनका सीधा बेनिफिट किसको मिल सके? फार्मर्स को। दूसरे नंबर पे अगर बात करें सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एक मैक्सिमम कल्टीवेटिंग लैंड की लिमिट फिक्स की जाती है कि एक पर्टिकुलर ओनर के पास इतनी मैक्सिमम कल्टीवेटिंग लैंड होती है। अब सीलिंग करने से क्या हुआ कि सीलिंग का बेनिफिट उन फार्मर्स को मिला जो लैंडलेस थे, ठीक है। उनको जो सरप्लस कल्टीवेटिंग लैंड थी, जो सरप्लस एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास थी, या फिर जितनी जमीन पर हम एग्रीकल्चर करते थे उसमें से जितना सरप्लस हमारे पास बचता था वो सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट की उन फार्मर्स को जो लैंडलेस थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, ठीक है। तो सीलिंग के अंतर्गत भी लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकवर्डनेस को संभालने का काम किया गया। थर्ड जो था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग का मतलब हमने देखा था भाई स्मॉल है आपके पास, फ्रेगमेंटेड है, उन सबको एक जगह किया जाने लगा, ठीक है। एक जगह करने के बाद क्या हुआ कि जो फार्मर्स के पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो फार्मर्स के लिए क्या था, जो कल्टीवेटिंग लैंड था उसका दायरा उनके लिए इंक्रीज हो गया, उनका प्रोडक्शन और साथ साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और उसका बेनिफिट उनको लिविंग स्टैंडर्ड में उनको मिला, ठीक है। बात करें कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब जॉइंट फार्मिंग, एक लार्ज स्केल पे एक साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी अलग अलग फार्मर मिलकर करते थे। उसके अंतर्गत वो हाई क्वालिटी के सीड्स को इस्तेमाल कर सकते थे, केमिकल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। दूसरा, अगर उनको सरप्लस प्रोडक्शन को लेके भी जाना है, मतलब मार्केट में बेचना भी है, तो ज्वाइंट फार्मिंग के माध्यम से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह एस्टेब्लिश की गई थी उनके माध्यम से ये सब चीज़ें क्या होगी, उनके लिए इकोनॉमिकल होगी, इफेक्टिव होगी। अब उनको ज़्यादा सरप्लस बचता था जिनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता था, इंप्रूव होता था, तो अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर उसको खर्च कर सकते थे। बात करें टेनेंसी रिफॉर्म्स की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेनेंसी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? टेनेंसी रिफॉर्म्स का मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत एक परमानेंट ओनर जो लैंड का होता है उस लैंड के ऊपर दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं? कल्टीवेटिंग एक्टिविटी करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ एक्सेप्शंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। वैसे तो आप नहीं कर सकते लीगली अगर बात करें, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। बीइंग अगर आप एक विडो हैं, माइनर हैं, ठीक है, आप कहीं आउट ऑफ द स्टेशन सर्विस करते हैं, तो उस केसेज में क्या है, एक्सेप्शन अवेलेबल है। एक दूसरे की लैंड के ऊपर एक दूसरा व्यक्ति कल्टीवेटिंग एक्टिविटी कर सकता है। अब इसमें भी क्या होता था, एक तरह से एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा होता था टेनेंट का, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह उस पर करता था। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आस्पेक्ट कंसीडर किए गए? सबसे पहले कंपनसेशन जो था उसको फिक्स किया जाने लगा, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पास किसी समय मान लो ये हो गया कि भाई आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिला, फसल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो उस केस में आप उसका कंपनसेशन ना दें उसको। ये कंपनसेशन मेक श्योर किया गया किसके लिए? जो फार्मर उस पर फार्मिंग एक्टिविटी करता था। दूसरा, इवेक्शन की बात करें तो पहले क्या होता था, जब मेरा मन किया मैंने कह दिया चलो आज से तुम अपना जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी मेरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड पे करना बंद कर दो, यानी मेरा मन करता था तब मैं उनको क्या करता था, इवेक्शन कर देता था, उनको उस पर्टिकुलर लैंड से एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने से रोक देता था। लेकिन यहाँ एक प्रावधान बनाया गया कि आप अनलॉफुल तरीके से या इलीगल तरीके से उस टेनेंट को उस पार्ट ऑफ लैंड से अलग नहीं कर सकते या उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने से नहीं रोक सकते। थर्ड पे बात करें फिक्सेशन ऑफ रेंट। इसमें कोशिश ये गई कि ऑलमोस्ट जो टोटल आउटपुट है उसका 1/4 या 1/5 आप उसमें क्या करेंगे, फिक्स करेंगे जो लेंगे, ठीक है। जो फार्मर था, जो टेनेंट था, उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता था, उसको या तो 1/4 ऑफ टोटल प्रोडक्शन या 1/5 ऑफ टोटल प्रोडक्शन आपको उसको रेंट के रूप में देना होगा। लास्ट पॉइंट पे बात करें अंडर दी टेनेंसी रिफॉर्म्स में बात करें नो अटैचमेंट। अब नो अटैचमेंट का मतलब क्या होता था कि अगर ये है कि आपने पहले सिस्टम ये होता था, जब हम बात करें
इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी फार्मर ने जमींदार से पैसे वगैरह लेके या मनी लैंडर से पैसे वगैरह लेके अपनी ज़मीन पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, और जस्ट बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल रीजंस वो उस पर्टिकुलर सीजन में आउटपुट या प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं ले सका, तो उस केस में क्या होता था, जमींदार जो मनी लैंडर्स थे उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी के लिए क्या करते थे, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसको अटैच कर लेते थे। ठीक है, तो ये मेक श्योर किया गया टेनेंसी रिफॉर्म्स के अंतर्गत कि अगर जो फार्मर है जो टेनेंट एक्टिविटी कर रहा है, जो टेनेंट है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है किसी दूसरे के लैंड पे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द प्रोडक्शन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप अटैच नहीं कर सकते, उसके पर्सनल जो एसेट्स हैं उनको आप अटैच नहीं कर सकते अपने लॉस की रिकवरी के लिए। लास्ट में अगर बात करें भूदान मूवमेंट, अब भूदान मूवमेंट का मतलब क्या आता है कि एक ऐसा मूवमेंट चलाया गया जिसके अंतर्गत रिक्वेस्ट की गई पब्लिक से कि आप अपनी ज़मीन का क्या करें, डोनेट करें, अपनी लैंड को क्या करें, डोनेट करें। और इसका जो अराइवल था उसके लिए हम कह सकते हैं कि विनोबा भावे इन 1951 इनको इनका क्रेडिट जाता है भूदान मूवमेंट को एग्जिस्ट या उसका एग्जिस्ट को मेक श्योर करने के लिए कि भूदान मूवमेंट के लिए हम बात करें इसका स्टार्टअप किसने किया, किसने इसको अप्लाई किया, तो उसमें कौन आता है, विनोबा भावे, जिन्होंने 1951 में इस मूवमेंट को क्या किया था, लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत जो सरप्लस लैंड जिनके पास रहती थी उसको मतलब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी लैंड को क्या करें, डोनेट करें। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोगों ने जो सरप्लस लैंड थी उसको डोनेट किया। इससे क्या हुआ कि जो जमीन मतलब जिनके पास नहीं थी या जो लैंडलेस फार्मर के तौर पे कन्वर्ट होते थे, लैंडलेस लेबर के तौर पे कन्वर्ट होते थे, उनको ओनरशिप दी गई, उनको मतलब मालिक बनाया गया ताकि वो अपनी लैंड पे अपने लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकें। ठीक है, तो अगर कुछ आंकड़ों को मैं कंसीडर करूं, इसी चैप्टर में हमने फर्स्ट पॉइंट पे बात किया एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें क्या हुआ था कि मतलब पहले ही प्रयास में लगभग जो 2.5 करोड़ जो लोग थे उनको परमानेंट ओनर बनाया गया लैंड का। ठीक है, तो भूदान मूवमेंट के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे, ऐसे ही मतलब एक प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई थी जिसके अंतर्गत आप जमीन वगैरह को डोनेट करें ताकि जो लैंडलेस लेबर है या जो लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, उनको आप लैंड प्रोवाइड करें ताकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी कर सकें और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपने इंप्रूव कर सकें। तो इस मूवमेंट के तहत क्या किया गया कि ज़मीन को डोनेट करने की बात की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स थे जिनको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स हमने अभी तक देखे कि इनके अंतर्गत जिनको अप्लाई किया गया है, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, उनके फेलियर या उनका एवेल्यूशन अगर करूँ तो मुझे पता लगेगा कि जो टारगेट मैंने सेट किया था उन टारगेट को अचीव करने में क्या था, जो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन था वो नाकामयाब रहा था, या मैं कहूँगा उनको वो कामयाबी नहीं मिली, उनको जो टारगेट सेट किए थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब इनके जो कॉजेज़ हैं कि क्यों लैंड रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेशन के बाद भी मुझे जो टारगेट अचीव करने थे बीइंग एन इकोनॉमी वो मैं अचीव नहीं कर पाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जिन कोजेज थे जो स्लो ग्रोथ के, स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, बिल्कुल आसान पॉइंट है, सबसे पहले बात करें लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अगर किसी भी एस्पेक्ट को आप कंसिडर करना हो और खास तौर पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपकी जो सरकार है वो उस पर्टिकुलर वे में किस तरीके से सोचती है या जो पॉलिसी आपने बनाई है उसके इम्प्लीमेशन के लिए कितने अवेयर हैं वो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग वहाँ पे पॉलिटिकल विल का अभाव इनके फेलियर का एक रीजन था। दूसरे पॉइंट पे अगर बात करें डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स लॉ, अब ये एक सिंपल से ऐसा है कि हमें पता है कि मान लो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें अलग अलग कानून को बनाने के लिए अलग अलग लिस्ट हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट की बात करें, उसके बाद एक स्टेट लेवल पे लिस्ट आती है, संघ सूची की बात करें, अलग अलग लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, अलग अलग कानून बनाने के राइट्स हैं। तो जो स्टेट्स थे उनको पावर दी गई थी 1949 के अंतर्गत कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप अपने हिसाब से लैंड रिफॉर्म्स बना दो, लैंड के रिगार्डिंग जो लॉज हैं आप उनको बना लो। तो अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज एप्लीकेबल हैं, तो उनका जो इफेक्टिव इम्प्लीमेशन है उसको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से जो लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैं उनका इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेशन ना होना भी एक फेलियर रहा है प्रोग्रेस का, लैंड रिफॉर्म्स का। अब बात करें इन्फ्लेशन ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स। अब ग्रामीण एरिया में, अगर रूरल एरिया में बात करूं तो आज भी बहुत सारे रूरल एरिया जैसे जो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है या जहाँ पे कानून व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो रूरल एरियाज में जो जमींदार हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वो क्या करते हैं, उन फार्मर्स का, टेनेंट का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ठीक है, वो कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे लॉ इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं है, यानी वो अपना प्रभाव यहाँ पे डाल देते हैं चाहे आपके लैंड रिफॉर्म्स कितने इफेक्टिव हों।
फिर बात करें लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अगर बात करें एक संगठन को अगर मैं समझूं तो आपका जो वे ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कितना कम्युनिकेशन, आपकी जो अलग अलग अथॉरिटी हैं जिन्होंने लॉज बनाए हैं, जो इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या जिनको उनका बेनिफिट मिलना है, उन अथॉरिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, या मैं कहूँ जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है किनके, लैंड रिफॉर्म्स के स्लो प्रोग्रेस या उनके फेलियर के। बात करें लैक ऑफ फाइनेंस। लैक ऑफ फाइनेंस का मतलब इसको हमने फार्मर के रिगार्डिंग कंसिडर किया था, क्रेडिट फैसिलिटी, इसको हमने देखा था एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो सरकार जब बजट बनाती है तो बजट में क्या किया जाता है, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ एलोकेशन किया जाता है कि इस साल आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर को इतना देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना देंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना देंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए जो फाइनेंशियल नीड थी वो उस समय की जो रूलिंग गवर्नमेंट्स थी वो प्रोवाइड नहीं करा पाई, या उन्होंने जितनी प्रोवाइड की वो इनसफिशिएंट थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा लैंड रिफॉर्म्स के फेलियर का। बात करें लास्ट पॉइंट, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड ये आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या है कि जो लैंड है, कल्टीवेटिंग लैंड है, उसके रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, जिसके अंतर्गत आप ये पता ही नहीं कर पाते कि किस पर्टिकुलर को लैंड के ओनर को कौन सा बेनिफिट आपको देना है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो आज भी उनकी जो योजनाएं चली हुई हैं, जिनके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस तरह की जो पॉलिसीज उन्होंने बना रखी है, उन पॉलिसीज का बेनिफिट मिल तो रहा है, ये तो श्योर है, लेकिन क्या वो वास्तव में उन्हीं ओनर को मिल रहा है जो डिजर्व करते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। ये किस लिए है, क्योंकि रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, और प्रॉपर रिकॉर्ड्स जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आप उन पॉलिसीज का बेनिफिट सही ओनर तक नहीं पहुंचा सकते। लास्ट पॉइंट में बात करें इलिटरेसी। लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह से आप बात करते हैं जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। आप अपने राइट्स बीइंग ए फार्मर, आपको नहीं पता सरकार ने कौन सी पॉलिसी बनाई है, किस किस योजना के तहत आप कौन कौन सा बेनिफिट ले सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो आपको अपनी फसल वगैरह को, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में उसको, या मार्केटिंग सोसाइटी की बात करूँ, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूँ, तो वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी कि किस तरह आप अपने प्रोडक्शन को या अपने खेत से, अपने फील्ड से लेके मार्केट में बेचने जा सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट विच makes me understand what is the reason behind the defect या slow progress of land reforms. Now talking about the measures which we need to take and which we need to apply if you want to make sure the effective implementation of land reforms. These are, the first one is financial help. Financial help, that means being an economy या being an government, मुझे स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स के लिए। उनके लिए अलग से एक फाइनेंशियल टूल मुझे बनाना पड़ेगा जिसके अंतर्गत वहाँ पे केवल जो पैसा मेरे पास हो उनको मैं लैंड रिफॉर्म्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेशन के लिए यूज कर सकूँ। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट पे बात करें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि लैंड रिफॉर्म्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेशन हो सके। अब होता क्या है कि मतलब जिस व्यक्ति को आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी वो शुरुआत में क्या होता है, एक बहुत बड़े एंथुजियाज्म के साथ काम स्टार्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, सिस्टम के गेट टुगेदर हो जाता है और उसके बाद वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, बचना स्टार्ट कर देता है। तो ये मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, वो सही तरीके से काम करे। उसके बाद न्यू लैंड रिकॉर्ड्स, जो हम बात करें जो सीलिंग वगैरह का हमने कंसिडर किया था पिछले उसमें, तो सीलिंग के अंतर्गत यही तय किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर ओनर के अंदर उसकी मैक्सिमम जो कल्टीवेटिंग लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो कितनी है। तो इसके लिए मुझे न्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है लैंड के रिगार्डिंग जो ऑपरेट करता है, उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स है लैंड के रिगार्डिंग, ओनरशिप के रिगार्डिंग, वो सही तरीके से मेंटेन किया जा सके, ताकि जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, वो बेनिफिट उसी व्यक्ति तक पहुँच गए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिकॉर्ड्स आपके अप टू डेट हों। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैंड रिफॉर्म्स ट्रिब्यूनल्स। लैंड रिफॉर्म्स ट्रिब्यूनल का मतलब मुझे ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करना पड़ेगा जो केवल और केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं या जो भी प्रक्रिया हमने तय की है वो इफेक्टिव तरीके से अप्लाई हो, इफेक्टिव तरीके से उसको लागू किया जाए, ताकि इनका जो बेनिफिट है वो हमें आने वाले टाइम में मिल सके। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स का मतलब जो भी कमियां हैं, जब भी किसी प्रक्रिया के तहत हम किसी कानून को बनाते हैं या जब भी कोई प्रोग्राम या पॉलिसी हम लॉन्च करते हैं रिगार्डिंग टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ए पर्टिकुलर सेक्टर, तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं। तो ये भी मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग डिफेक्टिव चीज़ें थी या जिनके अंदर जो प्रोग्राम एंड पॉलिसी जिनमें डिफेक्ट था उनको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ताकि लैंड रिफॉर्म्स अधिक इफेक्टिव हो सके या उनका मैक्सिमम बेनिफिट एग्रीकल्चर सेक्टर को मिल सके।
टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव इम्प्लीमेशन। इफेक्टिव इम्प्लीमेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने पहले भी बात की है कि whenever you made a plan to develop a particular sector of economy, ये ज़रूरी हो जाता है कि उस प्लान का इफेक्टिव इम्प्लीमेशन बहुत ज़रूरी है। यानी प्लान आपने बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसको अगर इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसको प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाए, तो फिर उस प्लान को आपने जो बनाया है उसका ड्राफ्ट कितना अच्छा था इस बात का कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं रह जाता। तो मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि जो लैंड रिफॉर्म्स मैंने बनाए हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेशन भी मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या मेरे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस है उसको मैं जितना जल्दी हो सके दूर कर सकूं, तो ये स्टेप्स मुझे लेने पड़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स को इफेक्टिव तरीके से लागू करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग पॉइंट जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज और प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।